नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और हेलो नव भारत में अब वक्त है देश दुनिया की बड़ी खबरों का। लखीमपुर हिंसा मामले में आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र की पुलिस रिमांड पर आज कोर्ट में सुनवाई होगी। सुबह 11 बजे इस मामले पर अदालत में सुनवाई होगी कि उन्हें पुलिस रिमांड में भेजा जाएगा या नहीं। फिलहाल आशीष मिश्र लखीमपुर खीरी के जिला जेल में बंद है। शनिवार को 12 घंटे की मैराथन पूछताछ के बाद पुलिस ने आशीष मिश्र को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद देर रात जज के घर पेशी कराई गई और यहां से आशीष मिश्र को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आशीष को लखीमपुर जेल की 21 नंबर बैरक में रखा गया है। इधर आशीष मिश्र की गिरफ्तारी के बावजूद लखीमपुर कांड को लेकर विपक्ष का रुख हमलावर बना हुआ है। विपक्ष अजय मिश्र को केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग भी कर रहा है। इसी मांग को लेकर कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा अपना विरोध दर्ज कराने के लिए आज लखनऊ में 3 घंटे का मौन व्रत रखेंगी। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से सभी राज्य मुख्यालयों, राजभवनों और केंद्र सरकार के दफ्तरों के सामने अजय मिश्र की बर्खास्ती की मांग को लेकर मौन व्रत रखा जाएगा। ड्रग्स केस में एनसीबी के हत्थे चढ़े बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर आज सुनवाई हो सकती है। आर्यन खान की ओर से सत्र अदालत में जमानत के लिए याचिका दी गई है। कोर्ट से एनसीबी को नोटिस भी मिला है और इस पर अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है। इससे पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। आर्यन खान फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है और वो मुंबई की आर्थर रोड जेल में है। वहीं मामले की छानबीन में जुटी एनसीबी ने मुंबई के गोरेगांव से एक और नाइजीरियाई नागरिक को गिरफ्तार किया है, जिसे एजेंसी ने ड्रग सप्लायर बताया है। इसके साथ ही मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में गिरफ्तार लोगों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। वहीं इसके पहले सांता क्रूज से गिरफ्तार किए गए ड्रग पेडलर शिवराज रामदास को कोर्ट ने 1 दिन की एनसीबी कस्टडी में भेजने का आदेश दिया है। एनसीबी ने इस मामले में फिल्म प्रोड्यूसर इम्तियाज खत्री से शनिवार को 8 घंटे तक पूछताछ की थी। खबर है कि उन्हें आज भी इस मामले में जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडियन स्पेस एसोसिएशन ISPA का शुभारंभ करेंगे। ये संघ अंतरिक्ष और उपग्रह से जुड़ी कंपनियों का प्रमुख औद्योगिक परिसंघ है, जो भारतीय अंतरिक्ष उद्योग का प्रतिनिधित्व करेगा। इस मौके पर पीएम मोदी अंतरिक्ष उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ संवाद भी करेंगे। ISPA परियोजनाओं से जुड़ी नीतियों की हिमायत करेगा। इसके साथ ही सरकार और इसकी एजेंसियां सहित भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में सभी हितधारकों के साथ जुड़ेगा। पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए ISPA भारत को आत्मनिर्भर, तकनीकी रूप से उन्नत और अंतरिक्ष के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने में मदद करेगा। इंडियन स्पेस एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व अंतरिक्ष और उपग्रह प्रौद्योगिकियों में उन्नत क्षमताओं रखने वाली प्रमुख घरेलू और वैश्विक कंपनियां करती हैं। ISPA के संस्थापक सदस्यों में लॉर्सन एंड ट्रूबो, नेल्को, वनवेब, भारतीय एयरटेल, मैप माई इंडिया, बॉल चंदन नगर इंडस्ट्रीज और अनंत टेक्नोलॉजी लिमिटेड शामिल है। इसके अलावा अन्य प्रमुख सदस्यों में गोदरेज, ह्यूजेस इंडिया, अजिस्ता BST एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, DAL, सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स और मैक्सार इंडिया शामिल है। भारत और चीन के बीच रविवार को 13वें दौर की कॉर्प्स कमांडर लेवल की बातचीत हुई। बैठक का आयोजन LAC पर मोल्डो में चीन की तरफ किया गया और दोनों देश के बीच सैन्य वार्ता करीब 8.5 घंटे तक चली। बैठक की शुरुआत सुबह 10:30 बजे हुई और शाम 7 बजे तक कई मसलों पर विचार विमर्श चलता रहा। वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल PGK मेनन ने की, जो लेह स्थित 14वीं कोर के कमांडर हैं। सूत्रों के मुताबिक बैठक में पूर्वी लद्दाख में टकराव के बाकी बिंदुओं से सैनिकों की जल्द वापसी पर जोर दिया गया। माना यह भी जा रहा है कि कमांडर स्तर की वार्ता में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से सैनिकों की वापसी की विलंबित प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के मुद्दे पर चर्चा हुई। इससे पहले LAC पर भारत और चीन के बीच 31 जुलाई को 12वें दौर की बातचीत हुई। इसके बाद गोगरा यानी पेट्रोलिंग पॉइंट 17A से सैनिकों की वापसी हुई थी। इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता की बहाली की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम माना गया था। ब्रिटेन में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर बदले गए नियम आज से लागू हो गए हैं। इसके तहत कोविशील्ड या ब्रिटेन में मान्यता प्राप्त वैक्सीन के सभी डोज ले चुके भारतीय यात्रियों को अब 10 दिन के अनिवार्य क्वारंटाइन में नहीं रहना पड़ेगा। भारतीय यात्रियों को अब यूके में सिर्फ वैक्सीन सर्टिफिकेट ही दिखाना होगा।
भारत में ब्रिटेन के राजदूत एलेक्स एलिस ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा था कि भारत में कोविशील्ड की दोनों डोज ले चुके किसी भी भारतीय यात्रियों को 11 अक्टूबर से उनके देश में क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा। इससे पहले भारतीय छात्रों और अन्य भारतीयों को ब्रिटेन पहुंचने पर 10 दिन क्वारंटाइन में रहना पड़ रहा था। दरअसल ब्रिटेन ने WHO द्वारा मान्यता प्राप्त भारत की कोविशील्ड को मान्यता नहीं दी थी। इस वजह से दोनों देशों में तनातनी की स्थिति बन गई थी। मोदी सरकार ने जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत पहुंचने वाले ब्रिटिश नागरिकों के लिए भी 10 दिन का क्वारंटाइन अनिवार्य कर दिया था। साथ ही ब्रिटिश यात्रियों के आने से पहले और बाद में कोविड टेस्ट जैसी सख्त शर्तें रखी गई थी। भारत के इस कदम के बाद ब्रिटेन को आखिरकार झुकना पड़ा। और अब वक्त है राज्यों की खबरों का। देखिए 1 मिनट में अपने राज्य की अहम खबरें। लखीमपुर खीरी कांड की आंच अब महाराष्ट्र पहुंच गई है। किसानों के समर्थन में राज्य की महाअघाड़ी सरकार ने आज महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया है और लोगों से समर्थन की अपील की है। इस दौरान राज्य में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी तीनों ही दल महाराष्ट्र बंद के आह्वान में शामिल है। साथ ही अघाड़ी सरकार के समर्थक घटक दलों ने इसका समर्थन किया है। एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा कि तीनों दलों के कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र के लोगों से किसानों के साथ एकजुटता दिखाने का आग्रह किया है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने बताया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध जताने के लिए राजभवन के बाहर मौन व्रत पर बैठेंगे। महाविकास अघाड़ी की मांग है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र को पीएम मोदी की कैबिनेट से बर्खास्त किया जाए। बिहार में लालू परिवार में नाराज चल रहे लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने रविवार को यू टर्न मारते हुए कहा कि उनकी कोई नाराजगी नहीं है। दरअसल बेटों का झगड़ा सुलझाने के लिए राबड़ी देवी कल कई महीनों बाद पटना पहुंची। एयरपोर्ट से राबड़ी देवी ने सीधे तेज प्रताप के घर का रुख किया, लेकिन यहाँ उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। बाद में तेज प्रताप अपनी मां राबड़ी देवी से मिले। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि स्टार प्रचारक नहीं बनाने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लिस्ट में मां और बहन का नाम नहीं था, इसलिए उन्होंने आवाज उठाई। तेज प्रताप ने यह भी कहा कि जो लोग दोनों भाइयों में झगड़े की बात करते हैं वो उनकी काबिलियत से जलते हैं। इससे पहले एयरपोर्ट पर राबड़ी देवी ने भी परिवार में कलह से इनकार किया। उन्होंने कहा कि झगड़ा तो बीजेपी और जेडीयू के बीच है। पूर्व मुख्यमंत्री ने उपचुनाव में आरजेडी उम्मीदवारों की जीत का भरोसा भी जताया। तेज प्रताप हाल के दिनों दिए गए अपने कई बयानों से नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि लालू को दिल्ली में बंधक बनाकर रखा गया है। उपचुनाव के लिए आरजेडी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनका नाम शामिल नहीं किया गया। बिहार में एक तरफ उपचुनाव को लेकर सियासी गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी के बीच भी खाई गहरी हो गई है। हालात ये है कि उपचुनाव में एक सीट पर उम्मीदवार को लेकर दोनों दलों के बीच गठबंधन से अलग होने की नौबत आ गई है। बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने रविवार को तेजस्वी यादव को बड़ी चुनौती देते हुए कहा कि कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा रहेगी या नहीं, ये जल्दी ही साफ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है और आरजेडी ने यहां अपना उम्मीदवार उतारकर गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। भक्त चरण दास ने तेजस्वी यादव पर यह तंज भी कसा कि शायद आरजेडी को अब कांग्रेस की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि आरजेडी की किसी अन्य बड़े दल से समर्थन के बारे में बात हुई है, इसलिए कांग्रेस की परंपरागत सीट कुशेश्वर स्थान पर आरजेडी उम्मीदवार उतारा गया है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में एक दलित युवक की बेरहमी से पीटकर हत्या के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 5वां आरोपी नाबालिग है। इसके अलावा बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी टीम गठित कर जगह जगह दबिश दी जा रही है। पुलिस के मुताबिक मामला प्रेम प्रसंग का था और आरोपियों ने हत्या के बाद शव को पीली बंगा के प्रेमपुरा गांव में उसके घर के आगे फेंक दिया था। सूरतगढ़ में मारपीट हुई एक युवक के साथ और मारपीट करने वालों ने उस युवक को घायल अवस्था में प्रेमपुरा नाम का उसका गांव जो है वो हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है, वहां उसको डाल के चले गए। जिला कलेक्टर नथमल डिडेल और एसपी प्रीति जैन ने रविवार को पीड़ित परिवार के घर जाकर उनके परिजनों को सांत्वना दी। साथ ही मृतक जगदीश के परिवार को अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार नियम के तहत 4,12,500 रुपए की आर्थिक सहायता का स्वीकृत पत्र भी सौंपा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में कानपुर के व्यापारी की हत्या मामले में 2 आरोपित पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें से एक पुलिसकर्मी घटना के समय एसआई के पद पर तैनात था, जबकि दूसरा इंस्पेक्टर था। दोनों पुलिसकर्मियों को कानपुर एसआईटी के हवाले कर दिया गया है।
मनीष गुप्ता हत्या मामले में दोनों पुलिसकर्मियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। गिरफ्तार किए गए एक आरोपित का नाम JN सिंह और दूसरे का नाम अक्षय मिश्रा है। दोनों की गिरफ्तारी गोरखपुर पुलिस ने की है। खबर के मुताबिक दोनों कोर्ट में सरेंडर करने की फिराक में थे, लेकिन इससे पहले यूपी पुलिस ने दोनों को दबोच लिया। एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा कि जल्द ही अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की 27 सितंबर को गोरखपुर में एक होटल में पुलिस रेड के दौरान हत्या हुई थी। इस मामले में एक इंस्पेक्टर, 3 सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल को आरोपी बनाया गया है। फरार चल रहे बाकी 4 आरोपियों पर भी 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित है। और चलिए अब आपको वो खबर दिखाते हैं जो आपके काम की है। दिल्ली विश्वविद्यालय की दूसरी कट ऑफ में जिन उम्मीदवारों का नंबर आ गया है वो आज से अपना दाखिला करा सकते हैं। दाखिला प्रक्रिया आज सुबह 10 बजे से शुरू होकर 13 अक्टूबर रात 11:59 तक चलेगी। 3 दिन दाखिला प्रक्रिया जारी रहने के बाद कॉलेजों को 14 अक्टूबर शाम 5 बजे तक दाखिले मंजूर करने होंगे। स्टूडेंट्स 15 अक्टूबर शाम 5 बजे ऑनलाइन फीस भर सकते हैं। DU की तीसरी कट ऑफ लिस्ट 16 अक्टूबर को जारी होगी और इस लिस्ट में प्रवेश प्रक्रिया 18 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से शुरू होगी। बिहार का सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर है। त्योहारी सीजन में अपने घरों को जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने 5 फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस शुरू की है, जो 10 नवंबर तक परिचालन में रहेगी। स्पेशल एक्सप्रेस रेलगाड़ियां नई दिल्ली और आनंद विहार रेलवे स्टेशन से चलेगी और बिहार में मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बरौनी और जयनगर के लिए इनका परिचालन किया जाएगा। इन स्पेशल ट्रेनों में सभी कोच आरक्षित श्रेणी के होंगे। ट्रेन से सफर करने वाले सभी मुसाफिरों को कोविड-19 प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आई है। दरअसल कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा हो सकता है। दिवाली तक केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 90,000 की बढ़ोतरी हो सकती है। बताया जा रहा है कि सरकार नवंबर में एक बार फिर से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। आपको बता दें कि हर 6 महीने पर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होती है। ऐसे में नवंबर में एक बार फिर से कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की उम्मीद है। हाल ही में सरकार ने 1.5 साल से लगे महंगाई भत्ते पर लगी रोक को हटा दिया, जिसके बाद से कर्मचारियों का डीए 17% से बढ़कर 28% हो गया। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और कार लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। दरअसल 1 नवंबर से दिल्ली में व्हीकल लोन लेने वाले किसी भी ग्राहक को व्हीकल हाइपोथिकेशन ऐड करने, जारी रखने या इसे खत्म करने के लिए बैंक या RTO जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही उन्हें किसी भी दस्तावेज को फिजिकली जमा करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी कि 1 नवंबर से किसी भी एप्लीकेंट को हाइपोथिकेशन टर्मिनेशन के लिए बैंक या RTO जाने की जरूरत नहीं होगी। और इस दौरान एक बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का एक सहयोगी गिरफ्तार हुआ है। महत्वपूर्ण ठिकानों की रेकी करने का आरोप है इस पर। SOG जम्मू ने मोहम्मद अनस को गिरफ्तार किया है। रामपुर के रहने वाले मोहम्मद अनस को गिरफ्तार किया गया है। मोहम्मद अनस को गोल मार्केट से गिरफ्तार किया गया। भीड़ भाड़ वाले बाजार की वीडियोग्राफी कर रहा था, रेकी जिसे कहा जाता है। अनस गिरफ्तार किया गया है। SOG ने गिरफ्तार किया है अनस को। पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था मोहम्मद अनस और भीड़ भाड़ वाले इलाकों की रेकी करता था, वीडियोग्राफी करता था, वीडियो बनाता था और पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था मोहम्मद अनस। उन तक ये जानकारी मुहैया कराता था, लेकिन अब गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत से महत्वपूर्ण ठिकानों की रेकी मोहम्मद अनस ने की है और ये पाकिस्तान तक जानकारी पहुंचाई है। पाकिस्तान में जो हैंडलर्स बैठे हुए हैं, जब भी किसी आतंकी वारदात को अंजाम देते तो पाकिस्तानी हैंडलर्स वहां से बैठकर उस पूरी साजिश को अंजाम देते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं। उन तक ये पूरी जानकारी पहुंचा रहा था, लेकिन अब SOG के हत्थे चढ़ गया है। प्रदीप दत्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, ये स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जम्मू कश्मीर पुलिस की काफी बड़ी कामयाबी है उनके लिए। इसका नाम मोहम्मद अनास है। ये रामपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और ये गोल मार्केट का एरिया वहां से पकड़ा गया जहां पे ये वीडियोग्राफी कर रहा था। जब पूछताछ के दौरान से बातचीत की तो पता चला कि पाकिस्तान के हैंडलर्स के साथ इसके साथ जुड़े हुए हैं और उनके कहने पर ये यहाँ पे जितने भी वाइटल सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन थे उनकी वीडियोग्राफी कर रहा था
और पिक्चर्स यहाँ से भेज रहा था, इंफॉर्मेशन भेज रहा था। तो अब इसका जो मोबाइल फोन है और ये उनके साथ व्हाट्सएप और सिग्नल और टेलीग्राम के द्वारा ये इन टच था। और अब इसके जितने भी जो फोन है, जिसके पास मोबाइल फोन है, उसको स्क्रूटनाइज किया जा रहा है। देखा जाएगा कि डाटा क्या क्या इसने अभी तक भेजा है और कितना भेजने वाला था। तो अभी इसकी अच्छा, क्या प्रदीप इस बारे में जानकारी मिल पाई है कि जो बताया जा रहा है बहुत से महत्वपूर्ण ठिकानों की जानकारी वहां पाकिस्तान तक पहुंचाई है, और कितने वक्त से ये जानकारी पहुंचाता रहा? देखिए, इसमें हैरान परेशान होने वाली बात है कि अक्सर हमने देखा है कि ओवरग्राउंड वर्कर्स का जम्मू कश्मीर के लोगों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये पहली बार ऐसा मामला सामने आया जहां पे उत्तर प्रदेश के इलाके से किसी शख्स को यहाँ पे भेजा जाता है ताकि शक भी ना हो। देखिए, पाकिस्तान की ये नई स्ट्रेटेजी है। यहाँ उत्तर प्रदेश से आता है मोहम्मद अनास, वो यहाँ से कई सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन है, बॉर्डर एरिया में जाता है, वहाँ पे आर्मी इंस्टॉलेशन है, वहाँ के पिक्चर्स देता है, वीडियोग्राफी करता है। और जब गोल मार्केट का एक बहुत ही जो हार्ट ऑफ जम्मू सिटी जिसे कहा जाता है, वहां पे जब बाजार का ये वीडियो ले रहा था तो एसओजी को शक हुआ, उन्होंने इसे पकड़ लिया। और जब तहकीकात के दौरान पाया गया कि ये पाकिस्तान के हैंडलर्स के साथ इन टच था और उनके कहने पर ये वहां पे पिक्चर और वीडियोग्राफी भेजा था, इससे ये पता चलता है कि आने वाले दिनों में कोई उनकी बहुत बड़ी साजिश थी यहाँ पे कोई अटैक करने की। इसी वजह से ये इससे रेकी करवा रहे थे इस एरिया का। तो लगातार पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि यहाँ किसी न किसी तरीके से गड़बड़ी फैलाई जाए। और देखिए किस तरीके से इन्होंने इस बार जो टेरर एसोसिएट था यूपी से भेजा। प्रदीप, जो आपने बात की ये बहुत अहम है और सोचने समझने वाली बात है, चिंता करने वाली बात है कि अभी तक जम्मू कश्मीर के लोकलाइट्स का सहारा लिया जाता था रेकी करने के लिए, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के लोगों का सहारा यहां पर लिया जा रहा है। आप हमारे साथ बने रहें, एक और बड़ी खबर से यहां पर रूबरू कराते हैं। रविवार को भारत और चीन के बीच 13वें दौर की कमांडर लेवल की बातचीत हुई और ये बैठक LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन के मोल्डो में करीब 8.5 घंटे तक चली। और ये बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में पूर्वी सीमा से सेनाओं को पीछे हटाने पर चर्चा हुई है। काफी वक्त से सेनाओं का जो जमावड़ा है वहां पर लगा हुआ है। दोनों ही देशों की कोर कमांडर स्तर की वार्ता हुई, जिसमें मुख्य रूप से पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से सैनिकों की वापसी की रुकी हुई प्रक्रिया को पूरा करने पर जोर दिया गया, क्योंकि बीच में संबंध कुछ खराब भी हुए, तनाव का माहौल भी बढ़ा। अब बातचीत सुबह करीब 10:30 बजे शुरू हुई थी, जो शाम करीब 7 बजे तक चली और LAC पर भारत और चीन के बीच 31 जुलाई को 12वें दौर की मीटिंग हुई थी। प्रदीप दत्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, जो तनाव वाले हालात थे, क्या ये माना जाए कि 13वें दौर की जो कमांडर लेवल की मीटिंग हुई, अब हालात थोड़े इजी होंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये मालडो का जो चुशुल में चाइना की तरफ का इलाका है, यहाँ पे 13वें राउंड की जो GOC लेवल की टॉक्स हुई, आपने बिल्कुल सही कहा कि पिछले कुछ दिनों से काफी तनाव चल रहा था, क्योंकि चाइना की तरफ से एक तो डिप्लॉयमेंट काफी बड़ी थी और कुछ टेंट भी लगाए गए थे जिसपे भारत ने ऐतराज जताया था, और उसके अलावा ड्रोन की काफी गतिविधियां देखी गई थी। अब जो 13वें लेवल का जो टॉक हुआ है, इसके बाद लगता है कि जो सेक्शन पॉइंट्स है काफी जिन पे बातचीत होनी थी, जैसे कि गोगरा पॉइंट पे तो ऑलरेडी 12वें राउंड ऑफ टॉक्स पे डिसएंगेजमेंट हुई थी, लेकिन अभी भी कुछ एरिया थे जैसे जतनग वगैरह जो एरियाज थे उन पे बातचीत होनी थी। अब ये चाहते हैं कि वहां से फौज हटाई जाए और पीछे वाले पॉइंट से वहां पे फौज डिप्लॉय की जाए, क्योंकि भारत का पहले दिन से ही एक ही कहना है कि यहाँ पे इंडो चाइना बॉर्डर की अगर बात करें जो कि ईस्टर्न सेक्टर ऑफ लद्दाख में, तो यहाँ पे स्टेटस को मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्टेटस को मेंटेन करोगे वो दोनों राष्ट्र के लिए अच्छा होगा। लेकिन चाइना की तरफ से अक्सर कोशिश रहती है किसी न किसी तरीके से प्रोवोक करने की। कभी वो फौज ज्यादा कर देते हैं, कभी वो थोड़ा करीब आ जाते हैं, कि हमने देखा कि किस तरीके से अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी उनकी तरफ से ट्रांसलेशन हुआ, तो वहां भी उसको मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन एक भारत ने चेता दिया चाइना, लेकिन कोशिश यही होना चाहिए, कोशिश यही होना चाहिए प्रदीप की जो समस्याएं बनी हुई हैं LAC पर वो जल्द से जल्द दूर हों, क्योंकि सेनाओं का जमावड़ा वहां पर बढ़ता है, परेशानी दोनों तरफ को होती है। फिलहाल शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मोल्डो में ये 8.5 घंटे तक बातचीत चली। 13वें दौर की कमांडर लेवल की ये मीटिंग हुई थी, जिसमें कई मुद्दों पर बातचीत हुई है।